हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2024 है। जाहिर सी बात है 8 अक्टूबर 2024 बीत चुका है और इस बीतने के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। हुआ क्या, 7 अक्टूबर 2024 तक या अभी 8 अक्टूबर 2024 की सुबह तक हर तरफ यह चर्चा थी कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। अगर कहीं किसी को आशंका थी तो जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर वहां लोगों को लगता था कि कहीं वहां इंडिया गठबंधन शायद चुनाव में पीछे रह जाए, थोड़ा सा पीछे रह जाए, उसे पीडीपी का समर्थन लेना पड़ जाए। लेकिन हुआ उल्टा, वहां 90 में से 48 सीटें मिल गई, जबकि यहां 90 में से 48 बीजेपी को मिल गई, बल्कि 50 मिल गई और बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। अब जगह जगह इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं, थंबनेल में, एग्जिट पोल में जीतने के बाद भी कैसे हार गई कांग्रेस, क्या है वजह। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, उससे एक उम्मीद जगी थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ग्राफ अब बढ़ा है, इसलिए जहां कहीं बीजेपी से कांग्रेस सीधी लड़ाई में होगी वहां कांग्रेस अब चुनाव जीतेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में एक फोटो हमेशा वायरल हो रही थी और वो फोटो थी राहुल गांधी की ये वाली, ये तस्वीर। लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में एक मुद्दा के रूप में उठाया गया था। अब वह मुद्दा हकीकत में था कि केवल राजनीतिक था, ये नेता बताएंगे, लेकिन जनता ने इस मुद्दे को हकीकत माना है। मेरे जैसे संविधान प्रेमियों ने भी इस मुद्दे को हकीकत माना है। मैं आज भी कहता हूं कि संविधान के खतरे में होने का मुद्दा भारत के आजादी के बाद का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस समय यह सबसे बड़ा मुद्दा हो जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने, खासकर मैं राहुल गांधी से शिकायत कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से कर रहा हूं, क्योंकि जितनी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरी थी और सांकेतिक रूप में इसका प्रयोग किया था, ऐसा किसी दूसरे पार्टी से नहीं दिखा। तो राहुल गांधी जो संविधान की प्रति लेकर घूमा करते हैं, हरियाणा के चुनाव में कहीं दिखी क्या? कहीं दिखी? नहीं दिखी। क्या दिखा हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा के चुनाव में हुड्डा दिखे, शैलजा दिखी। क्या ये लोग संविधान से ऊपर हैं? ऐसे नेताओं को जो अपने कुर्सी के प्यासे हों, सिर्फ अपनी जातियों के नाम पर, जातियों के नाम पर, मैं पूछना चाहता हूं कि कुमारी शैलजा में अपनी जात के सिवाय और कौन सा गुण है कि वो मुख्यमंत्री पद का दावा कर देती हैं और उससे वोट बिखर जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं उस जनता से जो अपनी जात के ही नेता को मुख्यमंत्री बनते देखने पर यह मानेगी कि संविधान सुरक्षित है। जरा जात के इस नेता से पूछिए कि संविधान कहां कहां खतरे है, 5 लाइन बताएं ये लोग। दोस्तों, संविधान बचाने के लिए संविधान की जानकारी होना जरूरी है और इन नेताओं से अगर पूछ दिया जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुई है तो इनको नहीं पता है, बगले झांकने लगेंगे। और यही नहीं, अपने यूपी और बिहार के भी जो नेता लोग हैं ना, बड़े बड़े बड़के नेता, सब बगले झांकेंगे, क्योंकि ये लोग संविधान जानते ही नहीं। हम जैसे संविधान प्रेमियों ने मुद्दा बनाया, समाज को जागरूक किया कि संविधान खतरे में पड़ रहा है। मोदी सरकार की तानाशाही, योगी सरकार की बुलडोजर नीति से संविधान को खतरा हो रहा है। जनता उससे जागरूक हुई। इस समय सर्वाधिक पढ़े जाने वाली किताबों में संविधान की किताब है।
ये किताब मैंने लिखी है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैडम फ़ोन उठाती हैं तो लोग पूछते हैं असली है कि नकली है। तो आपको बता दें, इसमें ये जो ग्रे शेड में लिखा है संविधान में जो लिखा है वो है, और नीचे इसको सरल करके मैंने व्याख्या लिखी है। ये देखिए, ये आरक्षण है, अनुच्छेद 16 पेज संख्या 30 पर। ये पूरा अनुच्छेद 16 जो संविधान में है वो है, और इसके नीचे मैंने इसको सरल करके व्याख्या लिखी है ताकि आम आदमी संविधान को समझे। लेकिन मैं इन नेताओं से पूछता हूं कि जनता ने कह दिया संविधान खतरे में है, किसके कहने पर? हम जैसे लोगों के कहने पर। जी हां, मैं इसका श्रेय ले रहा हूं कि हम जैसे संविधान प्रेमियों ने संविधान की अलख जगाई है। हमारे जैसे सैकड़ों लोग होंगे, हमने संविधान की अलख जगाई है और बताया है कि संविधान खतरे में है। तो कुछ लोग संविधान की प्रति लेकर के तो संसद में शपथ ले लिए, लेकिन अगर इनसे फिर से मैं पूछ रहा हूं कि अगर इनसे पूछ दिया जाए कि भाई जम्मू कश्मीर में महाधिवक्ता की नियुक्ति की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई, सरकार से छीन ली गई, ये कौन से कानून से हो गया? संविधान में तो संशोधन हुआ नहीं है। और पूरे भारत में किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति या किसी संघ शासित क्षेत्र में महाधिवक्ता की नियुक्ति वहां की चुनी हुई सरकार करती है। तो बिना संशोधन किए जम्मू कश्मीर में वो शक्ति कैसे छीन ली गई? ये बगले झांकने लगेंगे ये नेता। क्यों? क्योंकि इन्होंने संविधान को पढ़ा नहीं है। इन्होंने या तो अपने पूर्वजों के नाम पर राजनीति की है और या फिर अपनी जातियों की राजनीति की है। संविधान तो इनके हाथ में ऐसे ही मिल गया है। जनता ने संविधान पर वोट दे दिया, लेकिन क्योंकि ये संविधान की कीमत नहीं जानते, इस नाते हरियाणा के चुनाव में मुद्दा संविधान नहीं था दोस्तों, मुद्दा कहीं शैलजा थी, कहीं हुड्डा थे। ये लोग क्या संविधान से ऊपर हो गए हैं? मैं बार बार कहता हूं कि संविधान सर्वोपरि। और मैं इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद रावण, मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी यह संदेश भेजना चाहता हूं कि आप संविधान की एक एक क्लास पढ़िए, नहीं तो भाजपा से मुकाबला कर पाना आप में से किसी के बूते की बात नहीं होगी। ये जो मूल निवासी और बहुजन का नारा चलता है, 39% वोट बीजेपी किसका पाई है? और शेष जो लोग चले गए थे हरियाणा में, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हो चाहे मायावती हो, ये लोग क्या करने गए थे हरियाणा में? इनके चुनाव का मुद्दा क्या था, बता दीजिए आप। इस समय अगर देश में संविधान को बचाना सबसे जरूरी मुद्दा है तो किसी भी मंच से इन लोगों ने संविधान बचाने की गुहार लगाई है? नहीं लगाई। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, किसी ने भी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर जनता अगर पूछ देगी, कहीं भाजपा पूछ देगी संविधान खतरे में कहां है, तो बता नहीं पाएंगे। अरे ले चलिए मुझको, मैं आपको इतने सुबह से शाम तक गिनवाऊंगा कहां कहां संविधान खतरे में है। आप एक बार संविधान को जानिए तो कि संविधान को खतरा कहां कहां से है। और सुप्रीम कोर्ट का मुंह मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत से बड़ी अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होंगे उनको होने दीजिए। आप जनता को यह बात समझाइए कि संविधान खतरे में है, और है खतरे में। मैं गिनाऊंगा खतरे में है। मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, वहां की विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, वहां मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी, वहां कितने मंत्री होंगे, संविधान में नहीं लिखा है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख संविधान से बाहर है इस समय। केवल अनुसूची 1 में उसका उल्लेख भर कर दिया गया। भाग 8 जो संघ शासित क्षेत्र है, जिसमें सभी संघ शासित क्षेत्रों के नामों का उल्लेख है, उनके शासन व्यवस्था का पूरा प्रावधान किया गया है भाग 8 में संविधान के। वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक मामूली कानून से राज्य से हटा करके संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है, मामूली कानून से। और मामूली कानून के जरिए अब वहां की व्यवस्था चलाई जा रही है, न कि संविधान से। इतना बड़ा खतरा एक पूरे राज्य को हो गया, संविधान से बाहर कर दिया गया है। किसी को पता? अरविंद केजरीवाल से भी मैं पूछता हूं
क्या आपको यह पता है किसी चुनावी भाषण में यह बात निकल कर आई? लेटरल एंट्री संविधान के साथ धोखा है, जो लेटरल एंट्री हो रही है, कहीं बात निकल कर आई? लेकिन एक बात और जानना दोस्तों, कि जब संविधान लेकर चलेंगे तो संविधान व्यक्ति की समता की बात करता है, जातियों की समानता की बात नहीं करता। ये ध्यान दीजिएगा। तो जो नारे लग जाते हैं ना जातियों के नाम पर, वे नारे लगाने वाले नेता कभी भी संविधान की दुहाई देकर पूरी बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वे पहले जात के नेता हो जाते हैं। और मैं समाज की बात भी करता हूं कि आप अपने जात के नेता को ही अपना नेता मानते हैं, न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविधान की बात समझे, करे, कर पाए। तो फिर आप भी संविधान के समर्थक नहीं हैं। आप संविधान की चादर ओढ़कर ख्वाब अपनी जाति का देखते हैं। और यह संविधान किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, यह सभी भारतीयों का समान रूप से है। हां, लेकिन इसके हट जाने से समान प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये हट गया ना तो कुछ पर इसका 100% नकारात्मक असर पड़ेगा, कुछ को ये 100% से कम पड़ेगा असर, कुछ पर शायद कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो इसके हटने पर असर जब पड़ेगा तब समझ में आएगा, और पड़ने लगा है। इसलिए जातियों के नेताओं को जात के आधार पर नेता मानना बंद करिए। उनको मानिए नेता, लेकिन संविधान के आधार पर मानिए कि उन्होंने संविधान को कितना पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि चले कहीं एडमिशन लेकर पढ़ें, लेकिन इतना तो जाने कि खतरा कहां कहां से आया। 3 क्रिमिनल कानून बिना किसी कारण के बदले गए हैं, सिर्फ ये कह करके कि 150 साल पुराना है। और 150 साल पुराना कह करके जिन 3 कानूनों को बदला गया, उनमें से एक कानून CRPC, वो तो 1974 से लागू थी, 48 साल भी अभी नहीं हुए थे, और हटा दी गई। जनता ने मान लिया कि 150 साल पुरानी कानून हटाई गई है। कहां थे विपक्ष के नेता? क्यों नहीं सवाल किए कि आजादी के बाद 1974 में बना है कानून, इसको क्यों बदल रहे हो आप? और फिर बदलाव के बाद क्या क्या गलत हुआ पता ही नहीं। हम लोगों ने मुद्दा उठाया था हिट एंड रन का, जो ड्राइवरों के खिलाफ था, जिस पर ड्राइवरों ने आंदोलन किया और केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। BNS की धारा 106(2) को हटाना पड़ा था। किसानों ने अपनी लड़ाई शिद्दत से लड़ी, सरकार को 3 बिल वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन के नेता ये जानते थे कि जो कानून लिखे गए हैं वो क्या हैं और उसमें क्या खराब है जो उनके हितों के खिलाफ है। हम लोग जो हिट एंड रन कानून का विरोध किए, हमने जनता को समझाया कि इसमें क्या है जो आपको फंसा देगा, आपके खिलाफ चला जाएगा। जनता उसको समझी, सड़कों पर आई। लेकिन जब चुनाव में संविधान बचाने की बात आ रही है तो ये नेता संविधान के साथ फोटो खिंचाने के सिवा कुछ नहीं जानते। एक नेता उत्तर प्रदेश की बहुत माननीय नेता है, बहुत प्रमुख नेता है, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो तो मानती ही नहीं कि संविधान को खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं बसपा प्रमुख मायावती जी से कि आप जरा बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संविधान में कहीं लिखा है क्या? बताइए आप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद कहीं लिखा है संविधान में? आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के बारे में कोई उल्लेख है क्या संविधान में? नहीं है। दिल्ली के बारे में है, दिल्ली भी संघ शासित क्षेत्र है। पुदुचेरी के बारे में है, वो भी संघ शासित क्षेत्र है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसको संविधान से बाहर कर दिया गया है। कभी आपने सुना कि मायावती जी ने इस पर सवाल किया हो? मैं ये मायावती जी का नाम लेकर इसलिए विशेष तौर से कह रहा हूं क्योंकि जब मैं मायावती जी की आलोचना कर रहा हूं तो तमाम लोग कहते हैं कि नहीं भैया आप नहीं जानते हो, बहुत संविधान बचाई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी जात के नेता हैं। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए। मैंने कहा है कि जिस दिन मायावती जी संविधान हाथ में लेकर सड़क पर एक बार के लिए उतर जाए ना, मैं उनके बगल में खड़े होकर के इसका दोगुना प्रचार उनके लिए करूंगा। सर्टिफिकेट हम लोग घरों से नहीं दे सकते, यह संविधान के आलोक में देनी होगी। जैसे मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने एक भयानक गलती की है। हरियाणा के चुनाव में संविधान हाथ में कहीं दिखा क्या? हरियाणा के चुनाव में संविधान कहीं हाथ में दिखा? नहीं दिखा। क्यों?
क्योंकि संविधान जानते ही नहीं खतरा है कहां, मानते ही नहीं। तो बाद में हारे हुए जुआरी की तरह, अरे ये तो एग्जिट पोल सब हमारे पक्ष में था, गया कहां? लाना क्या था, क्या लाना था? जिनसे आप लड़ रहे हैं ना, वे लोग हैं जो दिल्ली के केंद्र में किसानों को घुसने नहीं दिए। वे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताकर बुलडोजर चलवा देते हैं घरों पर। वे लोग हैं जो देखते हैं कि फला जाति का बहुत राजनीतिक वर्चस्व बढ़ रहा, तो उस जाति का एक प्रतीकात्मक नेता उठाकर राष्ट्रपति बना देते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए आप अगर इसको छोड़ देंगे तो जनता आपके साथ नहीं आएगी। और इसको पकड़ने का मतलब लेकर फोटो खिंचाना नहीं है। आपके सिंबोलिज्म पर जनता आपके साथ थोड़ी सी जुड़ी थी। फर्क क्या है आप में और उनमें? वो भी द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाकर आदिवासियों की सांकेतिक राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जंगलों को काट रहे हैं, आए दिन वहां आंदोलन चल रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और आप भी संविधान को लेकर फोटो खिंचा लिए, आप भी सांकेतिक हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि संविधान को खतरा ही नहीं मानते, तब भी जनता उनको संविधान का समर्थक मानती है। संविधान अगर हाथ में है तो दिमाग में भी होना चाहिए और दिल में भी होना चाहिए। दिल में होना चाहिए बचाने का जज्बा, और दिमाग में होना चाहिए इसके प्रति किधर से खतरा आ गया, ये जानने की क्षमता। लेकिन एक बात और कहूंगा दोस्तों, जिस दिन हमारे नेता ये बात जान जाएंगे, मान जाएंगे और करने लगेंगे, उस दिन एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि ये कहें कि हमको सीएम बनाओ, इनकी हिम्मत नहीं रहेगी ये कहेंगे कि अरे हमारे लोगों को टिकट दो, नहीं कह पाएंगे। होते कौन है ये लोग? संविधान से बड़े हैं? नहीं। कहां थी कुमारी शैलजा जिस समय ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मान मर्दन हो रहा था? कहां थी उस समय? ये कहां उस समय थी बताइए? या ये कहां थे? सिर्फ वोट की राजनीति। तो जिस दिन संविधान हाथ में नहीं दिलों में लेंगे, दिमाग में संविधान के प्रति आने वाले खतरों को भांपेंगे, संविधान के खिलाफ उठने वाले कदमों को आंख से देखकर, दिमाग से सोचकर उस पर बेड़ियां लगाएंगे, उस दिन एक बदलाव दिखेगा। फिर हो सकता है कि राहुल गांधी हरियाणा में 2 सीट अपने आप ऑफर कर दिए होते कि भैया अखिलेश जी आइए, हम और आप लोकसभा में संविधान लेकर शपथ ग्रहण किए थे, अगल बगल बैठ के जुगलबाजी करते हैं, वो जुगलबाजी कहीं चुहलबाजी जैसी न दिखे जनता को, हकीकत में वो एक जुगलबंदी दिखाई दे, एक जोड़ी दिखाई दे। इस नाते हरियाणा के पूरे राज्य में तुम भी दौरा करो मेरे साथ, ये दिखता। कौन सा ऐसा समाज है जिसको संविधान से लाभ नहीं है, और कौन सा ऐसा समाज है जिसको संविधान के कमजोर पड़ जाने से कम या अधिक नुकसान नहीं है? नुकसान कम या अधिक है दोस्तों, कम या अधिक। एक बात मोटी मोटी कह करके इस वीडियो को बंद कर रहा हूं। इस तरह के एग्जिट पोल भी आने बंद हो जाएंगे जिस दिन भारत का एक समाज भी अपने में से अपना नेता चुनने लगेगा। मुस्लिम समाज, जिस दिन भारत का मुस्लिम समाज अपने समाज या जात के नेता को, यानी मुसलमान नेता की पार्टी को अपनी पार्टी मानने लगेगा, ये एग्जिट पोल में भी आना बंद हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। और यही संविधान विरोधी ताकतें चाहती हैं कि इन लोगों को इतना फेल करो, इतना फेल करो, इतना फेल करो कि कुछ एक समाज जो केवल संविधान के लिए सोच रहा है, जो अपने जाति धर्म का नेता नहीं देखता, उसकी उम्मीदें टूट जाएं, और फिर वह भी अपने कुनबे में से आए नेता को अपना नेता और उसकी पार्टी को अपनी पार्टी मानकर अलग वोट करने लगे। जरा कल्पना करिए कि जिस दिन भारत के मुसलमान मुस्लिम पार्टी को ही बनाकर उसको वोट देना शुरू कर देंगे, तो सपा बचेगी कि बसपा, कि असपा, कि कांग्रेस, कि आम आदमी पार्टी, कि ममता बनर्जी? बचेंगे क्या? कोई नहीं बचेगा।
कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जब इनके घरों पर संविधान के खिलाफ जाकर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो इन नेताओं की आवाज सूख जाती है। ये नहीं बोलते क्योंकि वो वोट बैंक बने हुए हैं। तो इस त्याग को, इस पीड़ा को सह करके भी साथ खड़े होने के बलिदान को अगर समय रहते नहीं याद किया गया, जिस दिन मुस्लिम समाज अलग हो गया, एक भी विपक्षी पार्टी फिर सरकार में आने का ख्वाब देख भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, हरियाणा की हार का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है कि जिस संविधान को सर्वोपरि मानना था, उसकी जगह नेताओं ने खुद को, या किसी बड़े नेता ने छोटे नेताओं को सर्वोपरि मान लिया। यह लड़ाई केवल एक चुनाव भर की नहीं है, यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और इस लड़ाई में जो लोग भी होंगे सबको एक साथ आना ही होगा। अभी भी वक्त है राहुल गांधी के पास। आप एक मजबूत समीकरण बनाइए। यह गठबंधन चुनावी जुगाली वाला नहीं होना चाहिए। ये तो विपक्ष ये तो बीजेपी करती है, करने दीजिए उसको। आपके गठबंधन में जितने भी नेता हैं वो सभी चुनाव में होने चाहिए और कुनबा बढ़ाइए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खुले मन से चंद्रशेखर आजाद रावण को अपने साथ आने का ऑफर देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो संविधान बचाने के लिए कितने आमादा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर संविधान बचाने का नेतृत्व आप कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी थी कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण को बुलाते, आप सार्वजनिक मंच से मायावती जी की पेशकश करते, आप सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव को बुलाते, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को साथ में जोड़ते तो पहले, जो नहीं जोड़ता तो उसकी आलोचना की जाती। फिर तो सब अपने अपने लिए लड़ने गए थे, सब गए थे अपने अपने लिए लड़ने, लड़ लिए अपने अपने लिए। तो दोस्तों, आज की इस खरी खरी बात पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरे हाथ में संविधान की जो पुस्तक है, ये संविधान के प्रावधानों पर मेरे द्वारा सरल व्याख्या करके लिखी गई है। आप अगर इसे मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके, खासकर व्हाट्सएप पर संपर्क करके मंगाइए, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं तो फ़ोन अटेंड करना संभव नहीं होता। जय संविधान।